अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। मेरी तरफ से और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज उम्मीद करते हैं कि आज का दिन मौसम की सख्ती के होते हुए भी आपका एक अच्छा दिन गुजर रहा होगा और अपना बड़ा ख्याल भी आप साथ साथ रख रहे होंगे और ईद भी मना रहे होंगे। हम हर साल की तरह एक खुसूसी प्रोग्राम आज लेकर आए हैं और आज के दिन हमारा फोकस होगा उन शख्सियात के ऊपर जो अपनी कम उम्री के बावजूद भी किसी काम से पीछे नहीं हटते और इसीलिए पाकिस्तान में यंग अचीवर्स कहलाए हैं। 3 शख्सियात हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं और तीनों ही बहुत दिलचस्प शख्सियात हैं। इन्होंने जो कुछ अचीव किया उसका भी आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर जिक्र होगा और इनके रास्ते में क्या रुकावटें हुई हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी ख़ास तौर पे हम बात करें। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए नौरीना शम्स। नौरीना एक नौजवान स्क्वॉश प्लेयर हैं, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिनमें से ख़ास तौर पे जिस अंदाज़ में आप अपने प्रोफेशन को आगे लेकर बढ़ी और सिर्फ महदूद अपने आप को आपने एक एथलीट के तौर पे नहीं रखा बल्कि आपके एक्टिविज़म से हम वाकिफ़ हैं, जिसमें आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पे बात होगी। कबाइल से दीर से आपका ताल्लुक़ है और आपने बहुत सारे रुकावटों को अबूर करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाया। ख़ासकर मैं इनकी वालदा की जो अचीवमेंट्स हैं उनके हवाले से भी जानती हूँ, तो कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में हम उस पर ही बात करें। नौरीना, बहुत शुक्रिया आपका। एमन सलीम, आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। एमन हमारे शोबे से वाबस्ता थी, मीडिया से। इसमें आपने अपना बड़ा नाम बनाया बतौर NLE कॉपी राइटर और एडिटर, लेकिन उसके बाद करियर स्विच किया इंटायरली और सिविल सर्विसेज में गई। एमन, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या हमारे लिए भी कुछ चांसेस हैं अगर हम करियर स्विच करना चाहें मीडिया से एट दिस पॉइंट। तीसरे मेहमान, हमारे बड़े ख़ास मेहमान इमरान खान हाड़ा, आपका ताल्लुक़ सिब्बी से है, हमारे साथ बलूचिस्तान से इस वक्त मौजूद हैं और आप की से मेरी मुलाकात हुई बलूचिस्तान में। आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से मैं जानती थी, लेकिन आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हो गई जब कुछ अर्सा पहले कोयटा में हमारी मुलाकात हुई। इमरान की जो एक वजह शोहरत है वो आप हैंडीक्राफ्ट जो है बलूचिस्तान के सिब्बी के, उनको आपने न सिर्फ मुल्क भर बल्कि दुनिया भर तक पहुँचाया। एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आप अवेयरनेस के पे भी आपने बहुत काम किया इस सिलसिले में। और एक और आपके जो ख़ास तौर पे सिब्बी की जो ख़वातीन हैं उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने के एतबार से भी जो आपका किरदार है उसको बहुत सराहा जाता है। इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई स्टार्ट ऑफ विद इमरान, क्योंकि इमरान हमसे दूर हैं तो ये ना समझें कि हमने स्टूडियो को ज़्यादा तरजीह दी है और आप इन तीनों के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन जब ये देखें तो वो इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि मैं ज़ाती तौर पर भी इन तीनों का जो सफ़र है उसको जानती हूँ। इमरान, सबसे पहले आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपका जो सफ़र था वो कहाँ से उसका बुनियादी तौर पे आगाज़ हुआ और आज आप जहाँ पर स्टैंड करते हैं तो इसका क्रेडिट आप अपनी इतने कंसिस्टेंट रहने को देते हैं या किसको देते हैं? इमरान। थैंक यू सो मच अब्सा। आपके नाजरीन को, आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा जो सफ़र है उसके पीछे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और काफ़ी सारे जो है सपोर्टिव लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये दुनिया चल रही है। तो मुझे इस तरह के काफ़ी सारे लोग मिले जिन्होंने ना सिर्फ मुझे इंस्पायर किया बल्कि मुझे जगह जगह उन्होंने गाइड भी किया और मुझे मदद भी की। तो जर्नी मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग और रही। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। वो ये था कि जी स्कूल के दौरान ही मुझे लाइक पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें सेल करके आलू चावल लाइक इस तरह की चीज़ें उबाल के बेचना, चावल पका के बेचना, पापड़ बेचना, तो ये मेरा शुरुआती जो सफ़र रहा है वो इस तरह का था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जो है सोशल मीडिया का दौर आया तब मेरी जो है लाइफ में एक इंटरनेट एक नेमत की मानंद जो है उसने अपना काम किया। तो मैं इसका क्रेडिट जो है एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने को दूंगा, दूसरा जो हमारे अच्छे लोग हैं उनको दूंगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं आपने जो सकाफ़त बलूचिस्तान की है उस हवाले से जिस तरह उसको उजागर किया, इस पर मैं मज़ीद आपसे आगे जाके ज़रूर बात करना चाहूँगी। नौरीना, आपको बहुत सारे लोग एक स्क्वॉश प्लेयर के तौर पे जानते हैं, उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स आपने बतौर एज अ साइकिलिस्ट साउथ एशिया की यंगेस्ट साइकिलिस्ट के तौर पे कई लोग आपको जानते हैं। एथलेटिक वर्क जो आप करती हैं, इस वक्त आप KP हुकूमत की ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भी मुंसलिक हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि यू आर मोर देन एन एथलीट, तो हमारे देखने वालों के लिए बताएगा इसके अलावा आपकी क्या सरगर्मियाँ होती हैं?
آئی تھنک میں نے آپ کو ویسے بھی سی وی بھیج دی تھی تو اس کو میں واپس بول لیتی ہوں تو شاید وہ زیادہ اپنی سی وی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پیش کیجیے. نہیں, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ بن جاتا ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ میرے دیر کے علاقے کے جتنے بھی بچے ہیں بچیاں ہیں, میں نے ان میں ایک چیز دیکھی ہے جو مجھ میں بھی ہے, میں نے اپنے آپ میں بھی دیکھی ہے, کیونکہ مٹی بدلتی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہی تجسس تھا جو میرے مٹی کے بچوں میں ہے, چاہے وہ تعلیم کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ ثقافت کے لحاظ سے ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے شعبے کے لحاظ سے ہو. میرے لیے اسپورٹس ایک آؤٹ لیٹ بن گیا, تو اس میں جو مجھے راستہ نظر آیا وہ میں نے کیا. اس کے تھرو جو بھی آواز تھی, جو بھی میں نے کیا, میرے لیے راستہ بنتا گیا. تو سی وی کے مطابق تو ایز اے اسکواش پلیئر ایٹ لیسٹ میں 45 ٹائمز پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں. 120 رینک ورلڈ رینکنگ میری بن چکی ہے. ایشیا کے 40 جونیئر پلیئرز میں میرا شمار ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایکٹیویزم پہ بات کی جائے تو میں 2017 میں 19 سال کی عمر میں یونائٹڈ نیشنز نیو یارک بلائی گئی تھی وومن کوکس سے بات کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد 2018 میں UN جنیوا بلائی گئی تھی. صرف ایک ہی ساؤتھ ایشین ایتھلیٹ تھی میں جنہوں نے ایتھلیٹس کی رائٹس پہ بات کی. ابھی فی الحال میں پاکستان کی ساؤتھ ایشیا کی واحد ایتھلیٹ ہوں جو 4 گورننگ باڈی کی رکن ہوں. میں پالیسیز بناتی ہوں. فی الحال میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹنٹ ہوں. میں پالیسیز بناتی ہوں, میں بچوں کی حق کے پہ بات کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو سامنے آتا ہے, جو مجھ سے کہتا ہے کہ اس پہ بات کرو, اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں میرے علاقے کے لوگوں کے کہ کسی کی تعلیم کے مسائل ہے, کسی کے عورتوں کے مسائل ہے. تو میرے لیے میری آواز صرف سپورٹس تک نہیں ہے, جیسے ہو سکتا ہے میں ہوتی ہوں. تو کبھی کبھی جب کوئی مجھے میسیج کر کے کہتا ہے کہ باجی فلانا فلانا پل کا مسئلہ ہے اور ہم MNA-MPA تک نہیں پہنچ سکتے, تو وہ اسکرین شاٹ لے کے میں MNA-MPA تک پہنچ جاتی ہوں کہ پلیز آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تاکہ میسیج مجھے نہ آئے. یہ آپ کو حالات و واقعات آگے کہیں سیاست کی طرف نہ لے جائیں. میں نورینا آگے آپ سے اس کے اوپر بات کرتی ہوں. میں آپ سے آپ کی والدہ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ایمن, میڈیا میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہی تھا جو ہم نے اچیو کرنا تھا اور اب بس ایسے ہی ایک سلسلہ چلتا رہے گا. تو آپ نے جو کریئر شفٹ کیا سول سروسز کی طرف آپ گئیں, میں اس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ خود بھی آپ نے جب ہمیں بتایا تو بڑے فخری انداز میں بتایا کہ آپ نے پہلے بھی CSS کا امتحان دیا تھا. اس میں جب آپ کو کامیابی نہ ملی تو آپ نے 1 سال بعد دوبارہ امتحان دیا اور غالباً تیسری بار جب امتحان دیا تو آپ کامیاب ہوئیں. سو یہ جو ثابت قدمی رہی, یہ جو آپ ہر صورت میڈیا سے نکل کر کسی اور طرف جانا چاہتی تھیں, تو یہ بالخصوص سول سروسز کے لیے ہی تھا, آپ سرکار کے لیے کام کرنا چاہ رہی تھیں, یا پھر آپ کی یہ خاص ذاتی دلچسپی تھی, یا ایز اے سیکنڈ کریئر آپشن آپ کے ذہن میں تھا یہ؟ دیکھیں اب میں نے جب میڈیا میں کام کرنا شروع کیا تھا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں سول سروسز کی طرف موو کروں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے ابھی میڈیا چھوڑ دیا. آئی ایم اے فلم میکر. لیکن میں سوچی تھی کہ اگلے راؤنڈ اس طرف میں ناظرین کے لیے بتا دیتی ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ ایمن جو ہیں وہ ناٹ جسٹ اندر فلم میکر اور ڈاکیومنٹری میکر. آپ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی سکندر رکشہ والا کے نام سے. اس کی وجہ سے آپ کو فلم فیسٹیول, نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول میں کے ذریعے اسکالرشپ ملی اور آپ نیو یارک فلم اکیڈمی گئیں. آسٹریلیا سے آپ نے ایک ڈپلوما اس حوالے سے کیا اور اب بھی جو ہے کانشنس انڈر 7 کورز کے نام سے یہ آپ کی ڈاکیومنٹری تھی, شارٹ فلم تھی جو آپ نے بنائی. سو بیسیکلی میں ابھی بھی میڈیا سے تو میرا تعلق ہے, لیکن جب میں نے میڈیا چھوڑا اٹس اراؤنڈ 2019. سو میں نے سوچا, میں ہمیشہ بچپن سے یہ چاہتی تھی کہ کبھی ایسا نام بناؤں کہ میری فیملی, میرے جاننے والے لوگ مجھے میرے نام سے مینشن کریں کہ ہم فلانی کے جو ہیں وہ فرینڈز ہیں, ہماری بیٹی ایسی, یہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی. اور میں نے کانسٹنٹ محنت کی. تو 2019 میں جب میں نے میڈیا میں لاسٹ کام کیا, اس کے بعد آئی جوائنڈ اے اسکول اور وہاں پہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے سول سروسز کی تیاری شروع کی. فرسٹ اٹیمپٹ دی 2021 میں. آئی کوڈنٹ کوالیفائی, میں نے ہمت نہیں ہاری. آئی جوائن این اکیڈمی, میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ کی پھر تیاری شروع کی. اینڈ آئی ہیڈ سیکریفائز الاٹ ان دس پاتھ. میری فیملی, میرے پیرنٹس, میرے بہن بھائی اور میرے فرینڈس, کلوز فرینڈس, دے ور آلویز موٹیویٹنگ می آل دا ٹائم کہ یس یو کین ڈو دیٹ. اینڈ اس کے بعد پھر جب میں سیکنڈ اٹیمپٹ کا رزلٹ آیا اور آئی کوڈ ناٹ کوالیفائی دیٹ,
सो इट्स दिसंबर 2023 की बात है कि मुझे नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से कॉल आई कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है दैट इज़ इन टॉप 30. सो वो मुझे बुलाया गया वहाँ पे एंड आई वाज इन टॉप 15 एंड आई रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एट दैट टाइम, एंड देन आई गॉट द स्कॉलरशिप. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आखिरी अटेम्प्ट भी दे दी जाए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, एंड आई डिड दैट. और मैंने बिल्कुल रिलैक्स होकर, टेंशन फ्री होकर, हिम्मत नहीं हारी, बिकॉज इट्स रियली टफ. Like there are 12 subjects and you have to qualify all the subjects. और उसके बाद then you qualify written, and मैं written exams दे के I moved to Australia for my diploma. And afterwards in September I came to know that I have qualified the written exam. Yeah, then I came back to Pakistan for some time and gave interviews. There are different interviews like psychological and viva voce. And then I qualified that, and alhamdulillah today I am allocated. ज़बरदस्त. तो मैं ज़रूर आपसे एमन आगे बात करना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज में रह के किस तरह मुल्क की खिदमत कर सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अब आप तीनों नौजवान मेहमान हैं हमारे. आजकल हर कोई मुल्क से भागने के तरीके पूछ रहा होता है, तो क्या वजह है कि आप लोगों ने फिर भी पाकिस्तान में रहकर अपनी सर्विसेज और ख़िदमत जो है वो करना ज़्यादा ज़रूरी समझा? इमरान, ये बात आपके बारे में मशहूर है कि आपको बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि ये इमरान किन कामों में लगा हुआ है, इसको कुछ हासिल नहीं होगा. और आज जो आपकी कामयाबी है, आप उन लोगों को ख़ास तौर पे मुखातिब करके बताते हैं कि अगर साबित कदम रहो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो. तो आप ये बताइएगा कि आपको किस किस्म की बातें सुनने को मिलती थी, फिर आपका ताल्लुक सिब्बी से होना, बलूचिस्तान से होना, उसकी वजह से भी आपके रास्ते में कुछ रुकावटें रहीं, इस हवाले से हमें बताइएगा. देखें, आप जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जो कि पहले किसी ने ना किया हो, जो कि मुआशरे में एक नई चीज़ हो, तो उस पे बिल्कुल बातें होती हैं. और मुझ पे तो लोग हंसा करते थे. मैंने लास्ट जो एक जॉब छोड़ी थी, वहाँ पे मैंने ये कहकर रिज़ाइन किया था कि मैं जो है अपना जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको मैं ऑनलाइन सेल करूँगा. तो मुझे याद है वो उनमें से एक बंदे ने हंस के कहा कि अभी तुम जो ये यहाँ से एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है उसके मुकाबले में बटुओं पे गुजारा कर लोगे. मैंने कहा इंशाल्लाह मेरा गुजारा हो जाएगा. तो लाइक फिर इस तरह से सिब्बी से ताल्लुक़ रखते हुए बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आई, जिस तरह के लाइक कोरियर कंपनीज से कांटेक्ट करना, अकाउंट बनवाना, एक शॉप को इस्टेब्लिश करना, एक बिज़नेस को खड़ा करना. हर जगह पे लोगों को ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि सिब्बी एक छोटा सा शहर है. गर्मी के एतबार से पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर है, और इसका जो गर्मी है, कहते हैं कि 9 महीने गर्मी रहती है, 3 महीने यहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है. तो बाकी एरिया लाइक जून, जुलाई, अगस्त में सिब्बी सारा जो उसकी पॉपुलेशन है वो सारी ठंडे इलाकों को मूव कर जाती है. तो आपने जैसे मेंशन किया कि हम मुल्क में रहकर क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे एक बात मैं कहूँगा कि जहाँ हम पैदा हुए हैं उस मट्टी का हम पे हक है कि हम जो है यहाँ सर्व करें, इन लोगों के मसलों को हल करें. एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी अप्रोच ही यही होती है कि कोई भी प्रॉब्लम देखें, उस पर स्टैंड लें, उस पर जो है कोई सोल्यूशन तलाश करें, उस पर बिज़नेस बनाएं, लोगों के लिए नौकरियां पैदा करें, वसाइल अपने जितने भी आपके वसाइल हैं उनको बरूए कार लाकर किसी का आसरा बने, किसी का सहारा बने. बजाय कोई गवर्नमेंट जॉब लेने के, बजाय आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की 9 to 5 की ख्वारी वाली नौकरी करने के, आप ऐसा काम करें जिसमें आप खुद ही बॉस हों. बल्कि लाइक मैं तो कहता रहता हूँ कि अल्लाह से जो है नौकर मांग नौकरी ना मांग, जिसकी बदौलत अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है. और हमेशा मैं एक नए बंदे को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि वो मेरे साथ काम करे. तो एक लाइक रफ एंड टफ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन अभी जो अचीवमेंट है वो मैं सबके साथ सेलिब्रेट करता हूँ. वो लोग मिलते हैं और कहते हैं कि काश उस टाइम हमने आपकी मान ली होती और हम आपका हिस्सा बनते, तो शायद हम अभी तक उसी फिक्स सैलरी पे फार ना हो रहे होते. तो लाइक आपको जो है कुछ ऐसा आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आप अपने मुल्क में रहकर कुछ नया करें, कुछ डेयरिंग करें, कुछ मुख्तलिफ करें. हम दुनिया में हमारे आने का मकसद ये तो नहीं था कि हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं. हम कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट करें, कुछ तो ऐसा करके जाएं कि रहती दुनिया हमें याद रखे.
ज़बरदस्त। इमरान, बड़ी अच्छी बात की आपने, जो आप उन पे आज हंसते तो नहीं हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनको कदर की निगाह से देखते हैं। जो आपको बातें सुनने को मिली उसने आपको मोटिवेट किया, और ये एक बेहतरीन अप्रोच होती है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। हम इमरान से ज़रूर ये भी पूछेंगे कि सिब्बी की ख़वातीन को, जैसे मैंने हवाला दिया, इन्होंने फाइनेंशियली एम्पावर किया। मैं चाहूँगी नौरीना से भी इसके ऊपर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होती है वो कितनी ज़रूरी होती है औरतों के लिए। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ये हमारा खुसूसी ईद शो है। हम पाकिस्तान के काबिल नौजवानों के साथ आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। उनके जो सफ़र रहा, उनके लिए जो रुकावटें रही इस हिस्से में प्रोग्राम में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो बाकी नौजवान हैं मुल्क में, उनमें से बहुत सी एक होपलेसनेस हमें नज़र आती है, उनके लिए भी कुछ पैगाम ज़रूर हम चाहेंगे इस प्रोग्राम में से निकले। नौरीना, ये जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की हमने ब्रेक से पहले बात की, आपकी वालदा एक एग्जाम्पल है खैबर पख्तूनख्वा से, जिन्होंने आपके वालिद साहब के गुजर जाने के बाद उनका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस जो है वो रन किया। कोई सोच नहीं सकता एक खातून ठेकेदार, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। आप हमें उन दीर में, खैबर बिलखुसूस दीर में, कैसा रहा उनके लिए? क्या ये सफ़र आसान तो नहीं था? उनके हवाले से हमने BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, वो भी देखी। लेकिन किस तरीके से उन्होंने आपको और उनकी जो बेटियां हैं उसको एम्पावर करने में ये उनके लिए मददगार साबित हुआ? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट औरतों के लिए कितनी ज़रूरी है आपकी नज़र में? देखिए, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जिस जगह से मैं आती हूँ, कबाइल से मैं आती हूँ, या किसी भी हिस्से से पाकिस्तान से, मेरे ख्याल से मैंने जब वुमेंस डे पे एक ट्वीट की थी, आपने सबसे पहले उसको रीट्वीट किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि कोई तो मेरी बात समझा। मेरे ख्याल से मैं जिस जगह से आती हूँ उधर काफ़ी आधी ज़िंदगी तो मैंने जंगें देखी है, और जो जंग देखता है, तो आपने ये कहा ना कि हम रहते हैं, मेरे ख्याल से हमारे एरिया के लोग जो है ना, उनका तो सबसे बड़ा टेस्ट था, उनके तो यही था कि वो चले जाते, उनके पास तो बहुत सारे मौके थे, हम फिर भी नहीं गए। बिल्कुल सही। मेरी अम्मी के लिए मुश्किल था तो, लेकिन तालीम के बगैर और भी मुश्किल था। तो मुझे इतना याद है कि हम 13-14 साल के थे, मैं और मेरा भाई। मेरी बहन उस टाइम अपने FSC करने के लिए पेशावर चली गई थी। तो इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नेमत थी उस टाइम। फाइनेंशियली हम इतना अच्छे तो नहीं थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आते थे तो तालीम पे हम जोर इसलिए भी देते थे कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना आ जाए, ताकि हम अम्मी को सुनाए कि ये क्या है। तो हमारे एक ट्यूशन टीचर आते थे, वो भी अम्मी को पढ़ाते थे कि जी बाजी इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो हम बहुत बचपन से ये बात समझ गए थे, आप अपना कारोबार जो होता है आप अपने मालिक होते। फिर उसके बाद मुझे एक और बात समझ आने लगी कि अगर हम अपने फाटा या पाटा या जो प्रीवियस जितने भी मर्ज हमारे अभी जो हमारे मर्ज एरियाज़ है, सिंस मैं उधर की हूँ, मैं उसी मिट्टी की हूँ, और इंशाल्लाह मैं उसी मिट्टी में वापस जाऊँगी, क्योंकि मेरे अब्बा उधर है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप उधर की औरतों को तालीम देंगे, आप उधर के नौजवानों को तालीम देंगे, आप पाकिस्तान के बहुत से मसाइल ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अभी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आप सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का जो बोझ है वो सिर्फ मर्दों पे है। आप ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मर्ज एरिया के जो मर्द है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उनकी जो बीवियाँ है वो अपने बच्चों के साथ है, उनको ज़्यादा तालीम की वजह से अपने बच्चों के हालात का नहीं पता कि वो किन के हाथों में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो बच्चे गलत हाथों में पड़ जाते हैं, वो कभी दहशतगर्दी में आ जाते हैं, कभी ड्रग्स में आ जाते हैं, कभी कोई और गलत कामों में आ जाते हैं। जब आपकी अम्मी, जैसे मेरी अम्मी है, जब उनको तालीम मिल जाती है, जब उनको शऊर मिल जाता है, तो वो फिर अपने बच्चों को कुछ बनाती, ठीक है। तो आप ज़रा सोचें कि हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है, और उस बॉर्डर पे रहने वाले वो सारे गांव अगर उनमें तालीम आ जाए और उधर की औरतें अपना बिजनेस करना शुरू कर दे, शायद वो खाना भी बेचना शुरू कर दे, और उनके डबल जो इनकम हो, बाहर से भी आए अंदर से भी आए, और उनके बच्चे कुछ बनाना शुरू करें, फिर आप देखिए कि ये पाकिस्तान कैसे आगे जाता है और कौन इधर से बाहर जाता है। बट मसला ये है कि कभी उन बच्चों को किसी ने बोलने नहीं दिया। जब वो निकला उस जंग से, उसने देखा कि यार मेरे साथ तो बहुत मजाक हो रहा है। जैसे मैं निकली तो मैंने देखा कि यार मेरा दीर तो ऐसा नहीं है कि 5280 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मेरा, ठीक है, और उसमें से मैं एक लड़की निकल रही हूँ जो स्पोर्ट्स खेल रही है, ठीक है, दूसरी लड़कियां क्यों नहीं खेल रही? अगर 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, ठीक है, और मुझे थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाती है,
اور میری بہن پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی ہے اور میری دوسری بہن جو ہے وہ آکسفورڈ تک پہنچ جاتی ہے, تو آپ سوچیں کہ جو سکولز گوسٹ سکول بنے ہوئے ہیں اور ادھر کی جو جابز ہے جس پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, مطلب کچھ جابز ایسی ہے کہ ٹیچرز کے نام لگ تو جاتے ہیں لیکن ان کی حاضری نہیں ہوتی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو آپ سوچیں اگر میرے پاس اتنا شعور آ سکتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ جو اتنے زیادہ بچے 10 لاکھ سے کتنے ٹیلنٹڈ لوگ آ سکتے ہیں اور کتنا پاکستان کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ جب آپ اس طرح کی آبادی کو, اس طرح کی عورتوں کو آپ جب دباتے ہو, آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کرتے ہو. یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے, یہ آپ پاکستان کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہو, کیونکہ آپ نے آدھی آبادی کو سیبوٹاج کر دیا. اور اس کے ساتھ آپ نے بہت اہم بات کی, پاکستان بالخصوص آپ دیر کے جو مرد حضرات ہیں ان میں شرح آبویسلی وہی لیڈ کرتے ہیں, گھر کے جو معاملات ہیں, خرچ ہے اس کو چلانے کے اعتبار سے. تو اگر ایک عورت بھی ساتھ دے گی تو ان کے اپنے لیے کتنی آسانی پیدا ہو جائے گی. سب سے بڑی بات ہے, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, شاید میری طرح ان کا لباس نہ ہو, ٹھیک ہے, شاید میری امی کی طرح ہو, میرے گھر کا ماحول بہت ڈیفرنٹ ہے, ہمیں اکثر لوگ بہت زیادہ ڈیموکریسی والا گھر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شاید میرے سر پہ دوپٹہ نہ ہو لیکن میری بہنوں کے سر پہ دوپٹہ ہے, میری امی کے سر پہ دوپٹہ ہے, ٹھیک ہے, میری ایک اور ریلیٹو ہے وہ پہلی ملاکنڈ کی CSS آفیسر ہے, ٹھیک ہے, وہ کام کر رہی ہے. تو ہر ایک ایگزامپل موجود ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو ایکسپریشن ہے ان کا لباس ڈفرینٹ ہو. ان کو تعلیم دے ہر ڈاکٹر, مطلب ہر لحاظ سے یا جس طرح بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرے وہ اپنی زندگی چلا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایمن, آپ کے خیال میں اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں ملک سے باہر جانے کی, لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان میں, جیسے نورینہ بات کر رہی ہیں, بہت سارے ٹیبوز اٹیچڈ ہیں, یہ تو خیر قبائل سے آتی ہیں, وہاں پر تو ایک اور ہی مینٹیلٹی ہے, وہاں یہ لباس بھی بہت بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتی ہیں یا پریزنٹ کرتی ہیں. لیکن آپ اور میں تو پھر بھی تھوڑا پریویلیج رکھتے ہیں, ہم ڈومیسائل پنجاب کا لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں. سو یہ بتائیے گا کہ آپ یہ, کیونکہ جب آپ آسٹریلیا بھی گئیں, نیو یارک فلم اکیڈمی جانا اتنی آسان بات نہیں ہے, آپ دنیا بھر کے لوگوں سے ملتے ہیں. سو یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں زیادہ ریکگنائز کیا جاتا ہے پاکستانی ٹیلنٹ کو, یا ہماری خواتین خاص طور پہ ایک زیادہ آسان ہوتا ہے ٹو بی یور سیلف, جب آپ کام کے اعتبار سے بھی جا رہے ہوں, آپ سوشلی بھی انٹریکٹ کر رہے ہوں, آپ کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں یا جو آپ کی خصوصیت ہوتی ہے اس کی بیسس پہ ہی آپ سے انٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ فرق آپ نے محسوس کیا؟ جی اب صاحب بالکل یہ فرق میں نے محسوس کیا. اور ایون جب میں پاکستان میں میڈیا, کیونکہ میں نے ماسٹرز کیا کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز میں, جب میں اس کے ایجوکیشن بھی لے رہی تھی تو مجھے یہی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ ہماری بیٹی یا ہماری جاننے والی جو ہے وہ کیمرہ لے کے گلیوں میں گھومے گی تو یہ چیز ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی. لائک اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ جینڈر کی بیسس پہ کیمرہ کو کیوں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں؟ کیمرہ از جسٹ اے تھنگ جس سے ہم ایک اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں. اور اسپیسیفکلی آسٹریلیا کی بات کی جائے, میں نے وہاں پہ نیو یارک فلم اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی, تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہاں پہ میرے جینڈر کی بیس پہ میری کوالٹیز اور اسکلس کو جو ہے وہ سراہا نہیں جاتا کہ اگر میرا جینڈر کچھ اور ہے, اگر میں میل ہوں یا فیمیل ہوں تو اس چیز کو اس طریقے سے دیکھا جائے. جو میرے اندر اسکلز ہیں, جو میرے اندر اسٹوری ٹیلنگ کی جو کوالٹیز ہیں, یا میں جس طریقے سے ایک فلم بناتی ہوں یا میں جس طریقے سے اس کو ڈائریکٹ کرتی ہوں, وہ چیز میٹر کرتی ہیں وہاں پہ. جیسے ہم کیونکہ ہم ڈپلوما کر رہے تھے ایڈوانس فلم میکنگ میں, اور ایٹ دا اینڈ ہمیں ایک شارٹ فلم بنا کے اس کی اسکریننگ ہوتی ہے پراپر. سو اسکریننگ ہوئی اور جب میری فلم وہاں پہ چلی سو دیر ور اے لاٹ آف اپریسیشنز ریگارڈلیس آف مائی جینڈر. سو یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ انسان کے ٹیلنٹ, اس کے اسکلز, اس کی جو مہارت ہے کسی چیز کے اندر, اس چیز پہ اس کو جو ہے وہ اچھا برا کہہ سکتے ہیں. یو کانٹ سے اینی تھنگ اور یو کانٹ جج آن دا بیسس آف جینڈر. سو اس چیز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور مطلب صرف میں نہیں, میرے ساتھ 3 اور لڑکیاں تھیں جنہوں نے اس کو کوالیفائی کیا اور اب انہوں نے وہاں سے ڈپلوما حاصل کیا ایڈوانس فلم میکنگ میں. کیونکہ جب بھی ہم فلم کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں جو ہے وہ میلز کی ایک آتا ہے کہ میلز آر دا ڈائریکٹر, ٹپیکل, یعنی اگر اف یو آر اے فیمیل سو آپ شاید اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں گے یا پھر آپ کوئی اور رائٹر ہوں گے, ایسے ہوں گے. بیکاز آئی مائی سیلف ایم اے رائٹر. اینڈ یہ جو ابھی آپ نے کانشنس انڈر 7 کورس کی بات کی تھی, یہ ایک پلے تھا جو میں نے پاکستان میں لکھا تھا اور یہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں پرفارم ہوا تھا. اینڈ میری بڑی خواہش تھی کہ اس پہ کوئی بھی میں شارٹ فلم بناؤں, اور مجھے جب وہ ملا پروجیکٹ تو میں نے کہا کیوں نہ اسی چیز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے جو اسٹوری ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت
اب بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ اب ہماری لڑکیاں بہت آگے آ رہی ہیں. وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہی کہ یہ کام جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جینڈر کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں. وہ ہر فیلڈ کے اندر ایکسل کر رہی ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ فلم میکنگ, اٹس اباؤٹ انجینئرنگ. ہم آسٹریلیا میں تھے تو وہاں پہ پاکستان سے گئی ہوئی لڑکیاں جو ہیں وہاں پہ انجینئرنگ کر رہی ہیں, ڈاکٹر کی جو ہے وہ ڈگریز حاصل کر رہی ہیں, اور صرف یہ نہیں ہے وہاں پہ مینجمنٹ لیول پہ بھی کام کر رہی ہیں. سو اب وہاں پہ اگر کام کر رہی ہیں تو یہاں پہ نہیں کر رہی تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ وی نیڈ ٹو امپروو دیٹ. کچھ تو ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو جیسے ایمن نے کہا, اور پاکستان میں ایک حقیقت ہے, خواتین اور مردوں کی آبادی کا جو تناسب ہے اس میں اب بالکل برابر ہے مرد حضرات کے. اور صرف ایک ٹرینڈ کو اگر ہم دیکھیں 2018 کے الیکشنز اور 2024 کے الیکشنز کے درمیان سب سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز پاکستان میں سے جو تھے وہ خواتین تھیں. سو جب ووٹر کی اتنی بڑی تعداد خواتین ہے تو ان کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جاتا سرکاری لیول کے اوپر؟ اس پہ ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ ہمارا خصوصی شو ہے عید کے حوالے سے. امید کرتے ہیں آج کا دن آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس پروگرام کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہم پاکستان کے جو نوجوان اچیورز ہیں, ینگ اچیورز ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. تو اب ہم عمران کی طرف جاتے ہیں. عمران, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ماحولیاتی چیلنجز ہیں اس سے کچھ عرصہ پہلے تو آپ براہ راست آپ نے بھی سفر کیا. آپ کے جو سبی کے عوام, بلوچستان کے عوام ہیں, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہم نے جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ دیکھی. تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ بہت ایکٹیولی اویئرنیس ریز کرتے ہیں. سو کیا کس حد تک اویئر کر پائے آپ بالخصوص اپنے علاقے میں لوگوں کو؟ اور جو میں بریک سے پہلے جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں کی خواتین کو امپاور کیا, تو وہاں کی خواتین کیا سوچ رکھتی ہیں اور کس انداز میں ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں جب ان کا ہینڈی کرافٹ ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی جانے لگا؟ تو ان کو کس قسم کے انسینٹیوز ملے, کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی؟ بالکل جی, آپ نے جس طرح سے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات سبی پہ آئے, تو سبی اور سبی کے گرد و نواح میں جو سیلاب آیا, جس کی تباہی ہوئی, جتنی تباہی ہوئی, لوگ جو ہے اپنے گھروں سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے اور جو ہے انہوں نے مائیگریٹ کیا, اور باقی سارے مسئلے بھی. ہم چونکہ گرمی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جو گرمی وہاں پڑتی ہے اس کا کوئی سدباب کیا جائے, ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ درخت لگائے جائے, ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پلاسٹک کا استعمال کم ہو, ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیمز بنائے. ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن سے اگر سیلاب آئے بھی ہمیں وہ پانی ہمارا اسٹور ہو جائے اور ہماری عوام کو جو ہے اس سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو. باقی جو آپ نے خواتین کی بات کی, بریک سے پہلے بھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے, پاکستان کی آبادی کا تقریباً 52% خواتین ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ سے ہماری خواتین بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت اچھا سوچتی ہیں, اچھا کام کرنا جانتی ہیں اور اچھا کام کرتی بھی ہیں. تو ہمارے جو ارد گرد مسائل تھے, ہمارا جو ہینڈی کرافٹ تھا اس کو جو ہے بنانے والے خواتین تھیں, اور اس کو جو سیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے چند خواتین کے ساتھ کام شروع کیا. پھر ایک وقت آیا کہ بڑھتے بڑھتے کوئی 160 کے قریب ورکرز کی ہمارے پاس تعداد ہوئی, اور سب سے زیادہ تعداد خواتین کی بھی. میں یقین کریں اگر وہ تمام خواتین کا اگر ساتھ نہ ہوتا تو عمران شاید کچھ بھی نہ ہوتا. ان کے پاس کیا زبردست قسم کے انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں. میں جسٹ شیئر کرتا ہوں کہ ہم یہ چیز اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں, وہ اس کا ڈبل کرتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں اس سے زیادہ کا ہمیں اچھا کام ملتا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے کلچر میں, جو ہے ہم جو ہے جینڈر ایکویلٹی کی طرف جا رہے ہیں, ہم ڈائیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں, ہم مختلف طرح کی چیزیں بنا کے اس کو بیچتے ہیں. اور کلائمیٹ چینج کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم اس سے تکلیف میں رہتے ہیں, تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. زبردست عمران, اور آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا تو میں بھی گواہی دے سکتی ہوں. آپ نے مجھے ایک چھوٹا سا پرس پریزنٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم بلوچستان میں, اور واقعی وہ کوالٹی انٹرنیشنل کوالٹی سے بھی بہتر آپ کو نظر آتی ہے. اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان خواتین کے انوویٹیو آئیڈیاز اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. نورینہ, اب آپ یہ ہمیں بتائے گا, ایک کلوزنگ کامنٹ میں چاہوں گی آپ سے.
KP में जब आप सरकारी सतह के ऊपर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं तो हुकूमतें जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं स्पोर्ट्स को मज़ीद प्रमोट करने के लिए? ख़ासकर हम यंग लोगों की बात कर रहे थे, नौजवान पाकिस्तान में होपलेस तो हैं लेकिन हेल्थ रिलेटेड भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमने देखा जिन ममालिक के अंदर ये जंक फूड ज़्यादा एक रुझान हुआ और उसके बाद हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हुआ तो उन्होंने स्पोर्ट्स को ज़्यादा जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की। पाकिस्तान अगर हम देखें हेल्थ के हवाले से डायबिटीज़ के जो जिन ममालिक में ज़्यादा है उसमें सर फहरिस्त आता है। सो आप क्या समझती हैं कि इस एतबार से भी देखते हुए और वैसे भी अब आप क्योंकि हुकूमत को भी मशवरे देती हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं एक दो जो लाजिम फौरी तौर पे करनी चाहिए? मुझे लगता है हुकूमत को मशवरे की ज़रूरत नहीं, मीडिया को है। हाँ कैसे? अबे आपने एक बात बोली कि जब आप दोनों ने एक कमेंट किया कि हमें ज़रा ज़्यादा वो नहीं होता ना, टेबू नहीं है इस लिबास का या किसी और चीज़ का। मैंने अपने दीर के लोगों में या ट्राइबल के लोगों में जितनी मोहब्बत देखी है और जितना सपोर्ट देखा है अपनी औरतों के लिए और जितना मतलब वो देखा है तालीम के लिए, मतलब वो जो एक प्यार है, एक सपोर्ट है, वो सारा कुछ हुकूमत अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कर रही है। मीडिया का मसला यही है कि वो नहीं दिखाते। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, या मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ KP में है या मर्दान में है या स्वात में है या शांगला में है या कहीं और है, ये आप कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये मीडिया का एक बहुत बड़ा मसला है। आपको बहुत सारे मीडिया से पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदालतों से लेके एस्टैब्लिशमेंट से लेके आई थिंक एमन विल एग्री टू सम लेवल, सिविल सर्विसेज वालों से लेके सभी नाराज रहते हैं। लेकिन नौरीना एक और चीज़ है, कुछ चीज़ें मीडिया ने जो हाईलाइट की आप इसको कैसे देखती हैं? मैं अप्रोच मीडिया की इस हवाले से आपसे आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज एवरी टाइम आई गो टू एनी ऑफ द शोज, तो जैसे एक कैटेगरी में मुझे डाल देते हैं कि अच्छा आप मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स का बताएं, ठीक है, खातून खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं बोलते, खातून खिलाड़ी। अब आपने जैसे बोला ना कि KP की औरतों को ऐसे दिखाते हैं या इस तरह होता है उस तरह होता है, ड्रामों को आप देख ले कि किस तरह का सकाफत दिखाते। अगर आपको मैं सिर्फ गिनती में मैं आपको बता दूं कि बेगम नसीम अली हमारे साइड से थी, उन्होंने पहला इलेक्शन फातिमा जना के बाद लड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद बेगम निगार जौहर हमारे साइड से है, फिर मेरी अम्मी पाकिस्तान की पहली खातून कॉन्ट्रैक्टर है, फिर सानिया अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान की पहली F1 वो है इंजीनियर है। फिर इस तरह हमारे पास स्क्वॉश प्लेयर्स इतने ज़्यादा है कि उनका मतलब आप मेरी स्टोरीज वगैरह दी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया की रिप्रेजेंटेशन की बात करती हैं और हम खुद बतौर मीडिया भी बड़ा तनकीद करते हैं जो मीडिया का स्टाइल रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये बताएगा कि जब मीडिया ये रिपोर्ट करे कि आप नौरीना कबाइल से हैं, स्क्वॉश खेला, शॉर्ट्स पहन के, तो आपको डेथ थ्रेट्स आए, तो इसको पॉजिटिव रिपोर्टिंग कैसे करें इस बारे में? पॉजिटिव इस तरह हुआ फिर अब मैं इसको हम ये कैसे कहें कि कबाइल वालों ने इतनी इज्जत दी नौरीना शम्स को, मैं आपको बताती और नहीं दे सका। फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, डेथ थ्रेट्स आए, लेकिन उसके बाद जो लोगों का सपोर्ट था वो कोई रिपोर्ट नहीं करता। कि जो मेरी अम्मी को कॉल्स आई, जो लोगों ने कहा कि ये हमारी बेटी है, जो मतलब कॉल्स आती है, वो जो पोस्ट जो होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कोई नहीं दिखाता। कि जितना प्यार मुझे अभी मिलता है, रेजिस्टेंस तो पहले स्टार्ट में सबका होता है, जितना प्यार अभी मुझे स्टेडियम में मिलता है, जैसे आपने जेंडर बाइस की बात की, अब स्टेडियम में या अब KP स्पोर्ट्स अथॉरिटीज में कोई ये नहीं बोलता कि ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नूरीना नहीं करना है, नूरीना नहीं ही करना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मर्द औरत की बात नहीं है। मैं लड़कों को भी मतलब जो हमारा हमजा जो 37 ईयर्स बाद ट्रॉफी लेकर आया, उसके करियर को बनाने में कोचेस के साथ बैठ के पॉलिसी बनाने में भी अगर मैं बैठूं तो मुझे कोई ये नहीं कहता कि आप औरत हो, ठीक है। मिनिस्टर के साथ मैं बैठती हूँ तो कोई ये नहीं कहता कि आप औरत हो, स्पॉन्सर अगर मैं ला रही हूँ तो कोई ये नहीं कहता। यानी आप कहना चाह रही हैं कि अब ये जो हालात बदल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में औरतों का एक निजाम का हिस्सा होना, बड़े ओहदों पे होना, ये नॉर्मलाइज हो गया है। आप ये कहते हैं। शानदाना गुलजार को देख ले, आप डॉक्टर सुमेरा शम्स को देख ले, आप मशाल यूसुफ को देख ले, सरताज गुल को देख ले, बहुत सारी। बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त बात आपने नौरीना की और ये एक हौसला अफजा बात है। बेशक इसको आपके तज्जिए के मुताबिक और आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं, लेकिन आई पुट इट क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड बात जा रही है, ये नौरीना का जाती तजुर्बा जो खैबर पख्तूनख्वा में हर दिन दीर से आकर अब KP गवर्नमेंट के साथ भी आप मुंसलिक हैं, तो उसके मुताबिक आपका अपना तज्जिया है बदलते हुए रवैयों के हवाले से। लेकिन हमें मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस भी सुनने को मिलते हैं, तो हम उनको भी ज़रूर इंक्लूड करते हैं। एमन, आप अब ये बताइएगा कि आपके आगे क्या एक तो आप इरादा रखती हैं, ख़ासकर जो लड़कियां आपको देख रही हैं TV पर,
उनको किस अंदाज में आप मोटिवेट करना चाहेंगी? नौरीना ने खैबर पख्तूनख्वा की औरतों के लिए तो बड़ी बात की है कि अब आप इतनी डरे मत, बाहर निकलें, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की जहनियत बदल रही है। सो खा वो मीडिया में आए या सिविल सर्विसेज में, किस तरीके से मुल्क के लिए काम कर सकते हैं? आपके क्या मैसेज होगा? जितनी भी ख़वातीन और लड़कियां ख़ास तौर पे जो मुझे इस टाइम देख रही हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन नहीं है तो वो ज़िंदगी इज़ यूज़लेस। आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन होना चाहिए। बेशक इफ़ यू आर अ पेंटर, सो आपका मोटिव होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैंने बेस्ट पेंटर बनना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं तो आपका एक एम होना चाहिए कि मैंने यहाँ से मेडल्स लेके निकलना है, मैंने अपना नाम रोशन करना है, मैंने अपने आप को किसी लेवल पर पहुँचाना है। क्योंकि अब साहब ये दिस इज़ 21st सेंचुरी, और ये वो नहीं रहा कि हम ख़वातीन जो हैं वो देखती रहें कि यार अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपने आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी को लेना है। और सेकेंडली जब आप अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपोजिशन होती है। फर्स्ट फ्रॉम योर फैमिली, देन योर फ्रेंड्स, आपके जितने जानने वाले लोग हैं उनसे आपको बहुत अपोजिशन होगी। आपको बहुत चीज़ें कहने को मिलेंगी कि ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कैसे करोगी, थक गई हो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं लोगों को ताकि समझ आ सके, और ये मैं एक खातून के तौर पे गुजरी हूँ, आप दोनों भी एग्री करेंगी कि बहुत से लोगों के कहेंगे कि एमन आपको हमने प्रोग्राम में देखा था, आप बहुत अच्छी लग रही थी, लिबास बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत से ऐसे भी कुछ चंद एक ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए इस प्रोग्राम में। सो ये एक तफरीक है माशरे के अंदर, हमारे माशरे की तफरीक है। और सेकेंडली ख़वातीन के साथ स्पेसिफिकली ये होता है कि उनके ऊपर जब कोई प्रेशर आता है ना तो वो उसको ले नहीं पा रही होती, वो उसके आगे जो है वो घुटने टेक के आगे निकल जाती है, गिव अप कर देती हैं। और वो ये सोचती हैं कि शायद ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, इट्स नॉट इन आवर डेस्टिनेशन। सो इट्स मेरी स्टोरी और नूरीना की स्टोरी और बहुत से ख़वातीन की स्टोरी सामने है। ये प्रेशर को ऐसे टैकल किया जाता है, जब मैंने बोला ना कि और दिखाए, जब अब मैं बोलूँ ना कि अब मेरी तरह कोई और पश्तून भी हो, काला खान हो, मारिया जमीला हो जो हमारी फुटबॉलर है, मुझे फील होता है कि मीडिया ने उसको दिखा दिया तो मैं उससे कनेक्ट करूंगी, मैं उससे बहुत सारी जगहों पे बात करूंगी कि यार तुम्हें भी ऐसे फील होता है। अब मैं इसलिए मीडिया को बोल रही हूँ कि दिखाओ मुझे, मेरी तरह कोई और है, मैं उससे बात कर सकती हूँ, इस तरह की बात। बेशक आप सिविल सर्वेंट हो, बेशक आप फिल्म मेकर हो, बेशक आप स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, हर दिन आपको एक नई जंग लड़नी है। और उस जंग के लिए आपको मेंटली भी तैयार रहना है, फिजिकली भी तैयार रहना है। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप जब वो बेंचमार्क अचीव कर लोगे, then you are going to tell your success story to everybody. और उस टाइम friends for that and I have Eman and now I have Absa. जो बात जो आप दोनों ने की, मुझे पूरा यकीन है इमरान इस बात को इंडोर्स करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका एमन सलीम, नौरीना शम्स और इमरान खान हाड़ा इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं तो काफ़ी रिफ्रेश हो गई क्योंकि पूरा साल हम सियासी बातें कर रहे होते हैं और उसमें उम्मीद की किरण बहुत कम होती है। सो यकीनन मैं समझती हूँ कि हमें मज़ीद इस किस्म के जो पाकिस्तान के सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर मीडिया के में ज़्यादा बात करनी चाहिए, ताकि और जो नौजवान हैं उनको भी एक पैगाम मिले कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी बात पे कायम रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। एंजॉय योर डे। खुदा हाफिज़।